पिछले भाग में हमने देखा था कोशिकाओं के बारे में, जंतु कोशिका पादप कोशिका में क्या अंतर है, इसके अलावा कोशिकाओं में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, हमने भी बिल्कुल हल्के से जल्दी से उनको पढ़ लिया था। और आगे आज का जो हिस्सा है वो है ऊतक के बारे में पढ़ते हैं, और बाकी से इस चैप्टर को खत्म करते हैं। इस चैप्टर को एक बार फिर से हम आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर का जो संख्या है वो 6 है, और चैप्टर का नाम है कोशिका से अंग तंत्र तक। कक्षा 8 का ये चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए ऊतक से शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। बच्चों, सभी जीवित प्राणी और जो पौधे होते हैं वो कोशिकाओं से बने हैं। हम सभी लोग इन चीजों को जान रहे हैं। और जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिका, एक कोश की भी जीव होते हैं, बहुकोश के भी होते हैं। लेकिन जो बहुकोश की जीव होते हैं उसमें कोशिकाओं का जो समूह होता है, वो जो समूह होता है वो कोई एक खास काम करने के लिए कोशिकाओं का समूह बना होता है, स्पेशल काम के लिए कोई समूह बना होता है। तो उनको हम, उन समूहों को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। मनुष्य में बहुत सारी पेशी कला कोशिकाएं होती हैं जो कि संकुचन और प्रसरण करती हैं, संदेशों को संवहन करती हैं, पौधों में जल का संवहन करती हैं। तो अगर हम स्पष्ट स्पेशल तरह बात करें तो शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, वे समूह में होती हैं। आप कह सकते हैं, एक परिभाषा देख लीजिए कुछ ऊतक का: समान रचना और उत्पत्ति वाली कोशिकाओं के समूह को जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं ऊतक कहलाता है। अब बात करेंगे हम अगले हिस्से की, वो है पौधों के ऊतक यानी कि पादप ऊतक के बारे में। देखिए, जंतुओं में जो लंबाई होती है, लंबाई में वृद्धि होती है, वो एक आयु बेस्ड होती है। कुछ आयु तक बढ़ती है, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाती है। हमारी आपकी लंबाई है एक 18 साल 19 साल तक ही बढ़ती है, उसके बाद लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। लेकिन प्यारे बच्चों, पौधों की जो वृद्धि होती है जीवन भर होती रहती है, नई नई शाखाएं निकलती रहती हैं। इससे स्पष्ट है कि पौधों में जो ऊतक होते हैं वो जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ये ऊतक पौधों के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, और ऊतकों के विभाजन की क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो पहला है उसका नाम है प्रविभाज्य ऊतक, और दूसरे का नाम है स्थायी ऊतक। यानी कि जो विभाजन कर सके उसे बोलेंगे प्रविभाज्य ऊतक, और जो स्थायी हैं, जो विभाजन नहीं करते हैं, उनको हम स्थायी ऊतक कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रविभाज्य ऊतक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर भी यही है, प्रविभाज्य ऊतक के बारे में प्रश्न आया था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में, यानी कि पौधे के कौन हिस्से, किस हिस्से में वृद्धि होती है? जड़ और तने में। जड़ और तने में ही इसकी वृद्धि होती है, कि कलिकाओं के शीर्ष भाग में होता है। ऐसा विभाजन उन भागों में पाए जाने वाले ऊतक के कारण होती है। यानी कि पौधे में जड़ और तने के हिस्से में लंबाई बढ़ती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें, उन ऊतकों में क्या होता है, कौन सा ऊतक होता है? प्रविभाज्य ऊतक होता है। इसको हम विभाज्योतक भी कहते हैं, या फिर निरंतर विभाजित होने वाला ऊतक भी कहते हैं, जो बार बार विभाजित होती रहे। इस प्रकार हमने देखा जाना, इस प्रकार बहुत ढेर सारे ऊतकों के बारे में। इसका हम प्रयोग भी कर सकते हैं। दूसरा जो ऊतक आता है उसका नाम है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक की अगर हम बात करते हैं तो स्थायी ऊतक की अगर हम बात करते हैं, प्रविभाज्य ऊतक जो कोशिकाएं बनती हैं ये क्या होती हैं? विभाजन करती रहती हैं, लेकिन कुछ समय बाद इनके अंदर जो विभाजन करने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, और ये पादप शरीर को विकसित होकर विभाजन क्षमता खोने के कारण एक विशिष्ट कार्य करने लगती हैं। इन कोशिकाओं के समूह को हम स्थायी ऊतक कहते हैं। यानी कि जड़, तना, पत्ती और अन्य भागों में स्थायी ऊतक देखे जा सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सरल ऊतक, दूसरे होते हैं जटिल ऊतक। इन दोनों
ऊतक, ये दोनों ऊतक मिलकर बढ़ते हुए पादप गठन करते हैं। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और इनका विशेष योगदान होता है पूरे पौधे के निर्माण में। दूसरा होते हैं जटिल ऊतक, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इनको हम संवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। यानी जाइलम फ्लोएम के नाम आए तो ये जटिल जटिल होते हैं, इनको हम संवहन ऊतक भी कहते हैं। आप इसको देख भी सकते हैं चित्र में, देखिए यहाँ पर। तो जो बीच में ये संरचना नजर आ रही है, ये संरचना किसकी है? जो संरचना है संवहन पोल के, ये संरचना है और इसके अंतर्गत जाइलम फ्लोएम ये नजर आ रहे हैं। आधा हिस्सा में जाइलम है, आधे हिस्से में फ्लोएम। केंद्र में जो लाल रंग के जो धब्बे नजर आ रहे हैं अंदर वाले हिस्से में, तो इसको हम बोलते हैं संवहन ऊतक। संवहन ऊतक में जाइलम फ्लोएम का कार्य होता है पौधों में खाने का और पानी का संवहन करना, यानी कि ऊपर नीचे ले जाना। पादप जो ऊतक होते हैं उनके कार्य की बात करें तो जड़ होती है, जड़ के द्वारा जो पानी अवशोषित होता है पौधे के अंदर आता है, जो खनिज आता है उनको पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। यानी जाइलम का जो कार्य है, जाइलम जो कि एक ऊतक है, इसका काम क्या होता है? जड़ों के माध्यम से प्राप्त पानी और खनिज को पत्तियों तक पहुंचाना। दूसरा, जब पत्ती भोजन बना लेती है तो बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने के लिए जो कार्य होता है वो फ्लोएम द्वारा किया जाता है। तो जाइलम फ्लोएम के ये कार्य हो गए। आइए हम बात करते हैं ऊतक के अगले स्टेप में, वो है जंतु ऊतक। पादप ऊतक में हमने चर्चा कर ली। एक था प्रविभाजी, दूसरा था स्थायी ऊतक। और स्थायी ऊतक की अगर हमने बात की तो उसमें दो तरह के ऊतक थे। एक था जाइलम, एक सरल ऊतक, दूसरा था संवहन ऊतक। तो संवहन ऊतक में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। अब बात करेंगे जंतु ऊतक की। तो जंतु ऊतक में जो पहला हिस्सा आता है उसका नाम है एपिथेलियम ऊतक। ये जो ऊतक होता है वो शरीर और अंगों के बाहरी स्तर को बनाता है, यानी कि पूरे शरीर के लिए बाहरी आवरण काम करता है। एक तरीके से ढक के रखता है ये बाहरी कोशिकाओं के समूह के द्वारा। खोखले अंगों जैसे कि मुख, गुहा, आमाशय, आंत, श्वास नली, फेफड़े, रक्त नलिकाएं आदि के जो भीतरी सतह होती है वो भी इसी ऊतक की बनी होती है। जो अंग खोखले होंगे उनकी भीतरी सतह भी इसी से बनी होती है। बाकी सभी अंगों के जो बाहरी लेयर है वो एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एपिथेलियम के बाद संयोजी ऊतक, यानी कनेक्टिंग टिश्यू, ये वो होते हैं जो विभिन्न अंगों को जोड़ने में सहायता करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं। जैसे कि हमारी अस्थि यानी कि हड्डी और रक्त। रक्त भी एक हमारा संयोजी ऊतक होता है, टिश्यू होता है जो कि तरल होता है और जोड़ने का काम करता है। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से और एक दूसरे ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने में सहायता करते हैं। अंग को अंग से जोड़ते हैं, ऊतक को ऊतक से जोड़ते हैं। इन ऊतकों के बीच में जो खाली स्थान को भरने और दृढ़ता प्रदान करने में भी सहायता करते हैं। चलिए बात करते हैं ऊतक के कुछ हिस्से। एक होता है अंतरालीय ऊतक। ये त्वचा के नीचे पेशियों के बीच में रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं के चारों ओर पाए जाते हैं। दूसरा होता है अस्थि और उपास्थि। सबसे कठोर होता है अस्थि। यह कैल्शियम और खनिज से बना होता है। ये मजबूती लाता है और शरीर के कंकाल की रचना करने में भी सहायता करता है। उपास्थि काम क्या होता है? ये हड्डी, ये पूरे शरीर को लचीला बनाता है। जैसे हमारे कान की जो उपास्थि होती है, कान को इसीलिए आप मोड़ सकते हैं क्योंकि ये उपास्थि से बना हुआ है, हड्डी से नहीं बना हुआ है, बल्कि उपास्थि से बना हुआ है। लचीला होता है। और तीसरा हिस्सा जो इसका देखते हैं संयोजी ऊतक में, वो है रक्त। रक्त तरल अवस्था में पाया जाता है। ये तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। इसमें तीन प्रकार के रक्त कणिकाएं होती हैं: लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की कमी से हो रक्तहीनता या यानी कि एनीमिया होता है। श्वेत रक्त कणिका रोगाणुओं को भक्षण करती है। इसकी कमी से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। प्लेटलेट्स रक्त के जमने में सहायता करती हैं। इसे चोट लगने वाले स्थान पर बहाव नियंत्रित होता है। इस प्रकार हमने जाना ऊतक के बारे में। अब अगला चलते हैं। हमने अभी बात करी थी एपिथेलियम ऊतक की, संयोजी ऊतक की। अब तीसरा जो ऊतक आता है उसका नाम है पेशीय ऊतक।
पेशी ऊतक की बात करें, ये भी स्पेशल प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। इसे पेशी ऊतक कहते हैं या पेशी कोशिका कहते हैं। पेशी कोशिकाओं के समूह पेशी ऊतक बनाते हैं। ये अंगों को गति प्रदान करने में सहायता करते हैं। ये जो ऊतक होता है इसमें ऐच्छिक पेशी भी पाई जाती है, जिसको रेखित पेशी भी कहते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, इसमें रेखाएं बनी हुई हैं, लंबी लंबी डॉटेड लाइंस बनी हुई हैं, ये रेखित पेशी हैं। माइक्रोस्कोप देखने पर ये हल्के और गहरे रंग की एक के बाद एक रेखाएं जैसे नजर आती धरी से दिखाई पड़ती है। इनको रेखित पेशी कहते हैं। ये पेशी बहुत मजबूत होती हैं और प्रायः कंकाल से जुड़ी होती हैं। यानी कि जो रेखित रेखित पेशी होगी वो हड्डी से जुड़ी हुई होती है, बहुत मजबूत होती है। दूसरी होती जो पेशी होती है वो होती है पेशी अरेखित पेशी। चित्र में आप देख पा रहे होंगे जहां पर कोई रेखा नजर नहीं आती है। ये कोशिकाओं का समूह है। जैसे आहार नाल में भोजन का खिसकना, रक्त नलिकाओं का प्रसार, संकुचन, ये सभी क्या है, इच्छा पर नहीं चलती हैं। तो बिना इच्छा के ये चलती रहती हैं, इसको आप रोक भी नहीं सकते हैं। इन पेशियों को कहते हैं अनैच्छिक पेशी। जैसे कि मूत्रवाहिनी की पेशी भी इसमें कुछ आती हैं। इसकी कोशिकाएं लंबी होती हैं और सिरा नुकीला होता है। इनको अरेखित पेशी कहते हैं। यहाँ पर आप हृदय पेशी को देख पा रहे होंगे जो कि अरेखित है और इसमें कोई रेखा नजर नहीं आती है, कोई एक निश्चित रेखा नहीं है। हृदय की पेशी जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन करती हैं और इसकी संरचना में रेखित पेशी की तरह मजबूती और कार्य में अरेखित पेशी की जैसी संरचना होती है। यानी कि अरेखित होते हुए भी रेखित पेशी जैसे मजबूती हमारे हृदय की कोशिकाओं में टिश्यू में देखने को मिलता है। अगला आती है जो कोशिका का समूह है, ऊतक का समूह है, उसको बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। ये विभिन्न प्रकार के जो सिग्नल होते हैं, उद्यम उद्दीपन होते हैं, वो शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसको हम तंत्रिका ऊतक भी कहते हैं। ये पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, समन्वित करता है। तंत्रिका ऊतक जो होते हैं तंत्रिका कोशिकाओं से बने होते हैं और जो ये विशेष कोशिका होती है इसको हम न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका का एक नाम है, उसको कहा जाता है न्यूरॉन। प्रत्येक न्यूरॉन का मुख्य जो संरचना होती है उसको हम तंत्रिका काय कहते हैं और तंत्रिका काय के अनेक धागे जैसी संरचनाएं निकलती हैं, इन्हें हम डेंड्रॉन कहते हैं। तंत्रिका काय का एक प्रवर्ध मोटा, लंबा और छोटा पर शाखा अन्वित होता है, तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तंत्रिका काय में एक स्पष्ट केंद्रक होता है। एक कोशिका का तंत्रिकाक्ष दूसरी कोशिका के डेंड्रॉन के संपर्क में रहते हैं। इस प्रकार पूरा एक जाल जैसी संरचना बन जाती है। हमारा जो मस्तिष्क है, रीढ़ की हड्डी है, ये सभी तंत्रिका ऊतक से ही बने होते हैं। जो हमारा दिमाग है किससे बना हुआ है, तंत्रिका ऊतक से ये बना हुआ है। जंतुओं में समन्वय की बात करें तो समन्वय का जो काम है, कंट्रोलिंग काम है, एक तंत्रिका तंत्र करता है, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि करती है। इसकी चर्चा हम करते हैं अगले सेक्शन में।